नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सतीश प्रकाश गुप्ता, फाउंडर ऑफ सेंचुरी लॉ फर्म, आज आपके लिए लेकर आया हूं ईसीएस पे आधारित एक शॉर्ट लीगल अवेयरनेस वीडियो। दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको यह बताऊंगा ईसीएस क्या होती है, यह कैसे लागू की जाती है और यदि ईसीएस रिटर्न हो जाए यानी बाउंस हो जाए तो क्या होता है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को यह पता है कि यदि चेक बाउंस हो जाए तो वह एक पनिशेबल ऑफेंस होता है, लेकिन वह ईसीएस को लेकर बहुत ही लीनियंट रहते हैं और वह ये मानते हैं कि ईसीएस रिटर्न होना कोई अपराध नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपकी यह गलतफहमी दूर कर देता हूं और आपको बताता हूं कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के सेक्शन 25 के तहत ईसीएस रिटर्न होना भी एक अपराध है। यह एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसमें भी चेक बाउंस के इक्विवेलेंट यानी कि अप टू 2 इयर्स की इम्प्रिजमेंट और अप टू डबल ऑफ अमाउंट का फाइन या दोनों ही लग सकते हैं। रिसेंट टाइम में चेक को रिप्लेस कर दिया है ईसीएस ने। यदि हम कोई लोन लेते हैं या कोई रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं जिसमें सामने वाले को पेमेंट सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो वह पहले पीडीसी यानी पोस्ट डेटेड चेक्स ले लिया करता था, लेकिन आज के समय में चेक्स की उपलब्धि और चेक्स का इस्तेमाल कम होता जा रहा है, क्योंकि चेक नॉर्मली क्लियर होने में 2 से 3 दिन और कभी कभी आउट स्टेशन चेक्स होने की वजह से 7 से 10 दिन भी लग जाते हैं। इसीलिए अब व्यापारी और बैंक ईसीएस को प्रेफरेंस देते हैं। दोस्तों, ईसीएस लागू करने के लिए एक मैंडेट फॉर्म साइन करके देना होता है। यह मैंडेट फॉर्म जिसको आप दे रहे हैं वह अपने बैंक को फॉरवर्ड करेगा। वह बैंक इस फॉर्म को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड करेगा अथोराइजेशन के लिए। यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस फॉर्म को अथोराइज कर देता है तो एक निश्चित समय पर निश्चित अवधि और निश्चित अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट आएगी और यदि आपके अकाउंट में उस समय वह अमाउंट उपलब्ध है तो यह ईसीएस क्लियर हो जाएगी और यदि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो यह ईसीएस रिटर्न हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर यह ध्यान रखें, ईसीएस रिटर्न होना चेक रिटर्न होने के इक्विवेलेंट ऑफेंस है। दोस्तों, ईसीएस फॉर्म किसी एक एंट्री के लिए या किसी निश्चित अवधि के लिए साइन किया जा सकता है। यदि हमें किसी को रेगुलर पेमेंट करनी है तो हम एक निश्चित अवधि के लिए यह फॉर्म साइन करके अपने वेंडर को या बैंक को दे सकते हैं। बैंक या वेंडर उस डेट के हिसाब से ईसीएस रिक्वेस्ट बैंक को भेजता रहेगा और बैंक उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए आपके अकाउंट से उतना अमाउंट उस डेट पर डेबिट करता रहेगा। लेकिन यदि आपके अकाउंट में उस समय उस डेट पर उतना अमाउंट नहीं है या उचित अमाउंट नहीं है तो आपकी ईसीएस रिटर्न हो जाएगी। अब यदि आपकी ईसीएस रिटर्न हो गई है तो बैंक या वेंडर के पास राइट है कि वह पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के सेक्शन 25 के तहत आपके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकता है। यह क्रिमिनल कंप्लेंट हालांकि कंपाउंडेबल है, पेमेंट करने पर यह ऑफेंस कंपाउंड हो सकता है, लेकिन यदि आप समय पर पेमेंट नहीं करते हैं तो इसके अंदर वही सजा और वही जुर्माना लग सकता है जो एनआई एक्ट के सेक्शन 138 में बताया गया है। अब मैं आपको बताता हूं, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2000 के तहत यदि ईसीएस रिटर्न हो जाए तो यह क्रिमिनल कंप्लेंट कब, कहां और कैसे फाइल की जाएगी। दोस्तों, यह क्रिमिनल कंप्लेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या आपके स्टेट के सिविल जज जूनियर डिवीजन के सामने फाइल की जाएगी। यह कंप्लेंट रिटर्न में होनी चाहिए, लेकिन इस कंप्लेंट को फाइल करने से पहले चेक ईसीएस रिटर्न होने के 30 दिन के अंदर आपको एक नोटिस देना अनिवार्य है, जैसा कि हम 138 एनआई एक्ट के तहत देते थे। इस नोटिस के अंदर 15 दिन या कोई निश्चित अवधि का समय पेमेंट के लिए दिया जाता है और यदि उस निश्चित अवधि के अंदर आपकी पेमेंट नहीं आती है तो अगले 30 दिन के अंदर आपको केस फाइल करना होता है। यह रिटर्न कंप्लेंट फाइल होने के बाद कोर्ट आपको एक्यूज को यानी सामने वाले को, अपोजिट पार्टी को सम्मन करेगी
और संबंध मिलने के बाद एक्यूज जब कोर्ट में अपीयर होता है, वह अपीयरेंस के साथ साथ अपनी बेल कराएगा और उस पर नोटिस फ्रेम किया जाएगा। नोटिस फ्रेमिंग के दौरान यदि वह यह कबूल कर लेता है कि हाँ वह प्लीड गिल्टी है, यानी कि वह मानता है उसने अपराध किया है, वह दोषी है, तो कोर्ट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर उसको उसी समय सजा सुना सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं, या दोनों ही किए जा सकते हैं। लेकिन यदि वह कहता है कि उसने यह अपराध नहीं किया है और इसके पीछे सर्टेन रीजंस हैं और वह अपने इस केस को लड़ना चाहता है, तो उसे उचित अवसर दिया जाता है कि वह अपने केस को कंटेस्ट करे। दोस्तों, इसको डिटेल में समझने के लिए आप हमारी एनआई एक्ट पे आई हुई अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। आइए अब मैं आपको इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में बताता हूं। दोस्तों, सेक्शन 4 में यह बताया गया है कि पेमेंट सिस्टम वही ऑपरेट करेगा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अथोराइज होगा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वयं इस पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करेगा। और यदि कोई व्यक्ति या बैंक इस पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करना चाहता है तो वह सेक्शन 5 में अप्लाई करेगा और रिजर्व बैंक उस एप्लीकेशन को सेक्शन 6 के तहत इंक्वायर करेगा। और यदि रिजर्व बैंक को यह लगता है कि यह बैंक या व्यक्ति इस पेमेंट सिस्टम के लिए उचित है, यह सारे कंप्लायंसेस को पूरा करता है, तो उसे सेक्शन 7 में अलाउ या डिसअलाउ किया जा सकता है। यदि वह व्यक्ति सेक्शन 7 में अलाउ कर दिया जाता है और बाद में वह किसी वजह से कंप्लायंसेस को पूरा नहीं करता है, तो उसे सेक्शन 8 में इस ऑर्डर को रिवोक भी किया जा सकता है। दोस्तों, सेक्शन 9 में दिया गया है अपील का प्रोविजन। यदि किसी बैंक या व्यक्ति को इस पेमेंट सिस्टम को अथोराइज करने से मना कर दिया गया या उसकी इस पावर को रिवोक कर दिया गया है, तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसे ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अप्लाई कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इस अपील को 3 महीने के अंदर डिसाइड कर देगी। दोस्तों, इसके बाद सेक्शन 25 में आपको बता ही चुका हूं, जिसमें डिफॉल्ट यदि ईसीएस हो जाती है, यानी कि ईसीएस यदि रिटर्न हो जाती है तो उसके क्या परिणाम होंगे। सेक्शन 26 में वह प्रोविजन किया गया है, यदि कोई बैंक या व्यक्ति जो इस पेमेंट सिस्टम के लिए अथोराइज है वह किसी गाइडलाइंस को नहीं मानता है या कोई ऐसा कार्य करता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मना किया है, तो उसको सजा के तौर पर कम से कम 1 महीना और मैक्सिमम 10 साल तक की सजा या उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और यदि वह इस जुर्माने को निश्चित समय या जो समय दिया गया है उसके अंदर पे नहीं करता है, तो उस पर 25,000 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ईसीएस से जुड़े सवालों को जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, हमारी वेबसाइट को फॉलो करें और हमारे सोशल लिंक्स को फॉलो करें। धन्यवाद।